हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जो है टॉप 200 इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इससे पहले ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, नहीं तो एक प्लेलिस्ट है जीएस करके, जीएस यानी कि जनरल साइंस। उसमें जाके तमाम लगभग 100-200 साइंस के वीडियोज़ पड़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग, उनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हो, इसमें बहुत सारे यूज़फुल और ये क्वेश्चंस के लेवल जो मैंने मॉडरेट टू टफ रखा है, इजी क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं लिया है, क्योंकि आसान क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को याद रहता है। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी में बहुत हेल्प करेगा। और इतना अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजी का कोई टफ क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। पहले आपको खुद से प्रयास करना है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, समय आप ले सकते हैं, चाहेंगे तो 2-3 सेकंड का समय लेके खुद से वीडियोस को रोक के जल्दी जल्दी करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या 200 है। और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में देना। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो हाल का पूर्वज अगर आपसे पूछा जाए तो वह है कौन? क्रो मैग्नान मानव जो है ये हमारा हाल का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला है कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ, तो कहाँ हुआ? तो वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का जो प्रारंभ है वो संभवतः हुआ है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। नील नदी भी जिसको बोलते हो आप, अफ्रीका के नाइल नदी के निकट हुआ है। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? तो पूर्व पाषाण काल का जो संदर्भ है ये बेसिकली आता है, इसी को बोला जाता है प्रागैतिहासिक मानव। इससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक मानव उस समय थे पूर्व पाषाण काल में। ठीक है। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, तो मानव के सबसे ज़्यादा जो जीवाश्म है वो मिलते हैं अफ्रीका महादेश से। ठीक है। अगला है कि अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था, तो उसको बोला गया जावा कपी मानव, जो अग्नि का सबसे पहले जो प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था, प्रागैतिहासिक मानव यहाँ पे पूछा है, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव था होमो हैबिलिस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला, सबसे पहले 2 पैरों पे सीधा होकर चला था, तो जो है सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोलोपिथेकस। जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 पैरों पे सबसे पहले सीधा होकर चला था मानव। नेक्स्ट की प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, वो कौन सा मानव था? तो बेसिकली था निएंडरथल मानव, जिसने कि संभवतः सबसे पहले झोपड़ियां बनाया और मुर्दों को धर्म प्रक्रिया के साथ दफनाना स्टार्ट किया था। पृथ्वी पर वर्तमान मानव जो है मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है? जो हम लोग हैं होमोसेपियंस, तो ये जो है बेसिकली 10,000 वर्ष पुराना है। ठीक है। अगला ये प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की, तो सबसे पहले शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी की थी क्रो मैग्नान ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? खुद से भी कोशिश करिए, मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होमो इरेक्ट्स जो है इनको आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। ये सब नए नए क्वेश्चन हैं तो इन्हें याद रखिए, सब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया वो संभवतः था, तो ये तो बहुत आसान है, कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू बनाया था इंसानों ने। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो जीन वो बनते हैं किसी विशेष जो है क्षेत्र में,
तो उस आबादी को बोला जाता है बेसिकली जीन पूल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समांतर उद्विकास। ये पहले ही मैंने शुरू में बता दिया था कि क्वेश्चंस का लेवल जो है मैंने मॉडरेट टू टफ लिया है, इसमें आसान क्वेश्चन मैंने बहुत कम शामिल किया है। ठीक है, अगला कि एक नई जीव जाति की उदिकसीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, कौन सा सिचुएशन होगा? तो सही जवाब होगा इसका कि किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जनिक पृथक्करण हो जाएगा। इसी सिचुएशन में एक नई जीव जाति की उदिकसीय उत्पत्ति होती है। अनुवांशिक अपवाहन या विचलन, ये बेसिकली क्या होता है? तो ये बेसिकली जो है बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है अगर इस तरह का होता है अनुवांशिक अपवाहन या विचलन। तो डुगोंग जो है नामक समुद्री जीव को विलोपन की कगार पर है, तो ये कौन है? ये स्तनधारी है। डुगोंग जो है नामक एक समुद्री जीव है जो विलोपन के कगार पे है, ये बेसिकली स्तनधारी जीव है। जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का क्या होता है? तो जननिक अलगाव हो जाता है, तब इस सिचुएशन में जाति उद्भवन होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी नहीं है बेसिकली इसमें दिए गए ऑप्शंस में से जो ये लंगूर है ना, ये कपी की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अगला कि किस जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। इस स्थिति में जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना होती है। नेक्स्ट है कि पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि क्या है? पांडा किस कुल का सदस्य है? तो पांडा आप देखे होंगे भालू की तरह एकदम लगता है, तो भालू जिस कुल का सदस्य है उसी कुल का सदस्य पांडा भी है। मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ जो बहुत विशालकाय होते हैं हाथी की तरह, ये बेसिकली पूर्वज हैं, हाथियों के पूर्वज मैमथ होते थे। मैमथ का टर्म का मतलब ही होता है बहुत विशाल। डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायनासोर बेसिकली थे मेसोजोइक सरीसृप, याद रखिएगा मेसोजोइक सरीसृप। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होते हैं मेसोजोइक और सीनोजोइक सरीसृप में, लेकिन इसका आंसर मेसोजोइक होता है। ठीक है, कीवी पक्षी पाया जाता है, तो कीवी कहाँ पाया जाता है? ये तो न्यूजीलैंड का है, उसका अपना एक नेशनल बर्ड भी है ये कीवी। इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? कुछ ही समय पूर्व की बात हो रही है, तो डायनासोर तो बहुत पहले समाप्त हो गया था, और मैमथ भी कुछ ही समय पूर्व जो है डोडो समाप्त हुआ है। अपने व्यापक रूप में स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है, तो जैव विकास का मतलब है परिवर्तन के साथ अवतरण। ठीक है, अगला है कि जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है पुनरावृत्ति सिद्धांत। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति को पुनरावृत्ति सिद्धांत में क्लियरली स्पष्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? मतलब इसमें अंडा कौन देता है? तो एकेडीना जो है ये दिए गए ऑप्शंस में से अंडा देता है, बाकी सब ये जो है बच्चे देते हैं। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। तो इस नियम को बोला जाता है बायोजेनेटिक नियम। इस नियम के अनुसार अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो ऑप्शंस के दिए गए ऑप्शंस में से बताना है, तो यह है एमू, ये उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर माल्थस के लेख का। डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में
सबसे ज़्यादा प्रभाव था आबादी पर माल्थस के लेख का। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लैमार्क ने समझाया था जीव विकास को सबसे पहले। इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? तो सही जवाब होगा इसका कि सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख, चोची जो है प्लेटिप्स, ये बेसिकली जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैलियोओंटोलॉजी। पैलियोओंटोलॉजी बोलते हैं इसको। इकोलॉजी ये भी टर्म यूज़फुल है, इसको भी याद रखिए, बहुत यूज़फुल है ये। इकोलॉजी बेसिकली होता है रिलेशन बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन, मानव और प्रकृति के बीच का एक रिलेशन होता है इकोलॉजी। उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? तो इसका सबसे ठोस प्रमाण जो है जीवाश्म से ही मिलते हैं। स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेस्मी, फिर उभयचरों के हृदय की भांति त्रिवेस्मी और अंत में चौवेस्मी हो जाती है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? तो ये परिकल्पना कौन सा? ये है बायोजेनेटिक का नियम। ठीक है, कि मछलियों में जो है द्विदेशमी हृदय होता है और उभयचर जो होते हैं उसमें त्रिवेस्मी होता है और अंत में चौवेस्मी, मतलब 4 हृदय के पार्ट, जैसे मानव वगैरह हो गए। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था, तो ये विकास हुआ था बेसिकली सरीसृपों से। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? तो इस विज्ञान का नाम है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अगला है कि प्रोटोजोन, जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये प्रोटोजोन होते हैं जिसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था डार्विन ने, विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का जो है मुख्य कारक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक है। पेरिपेटस किनका संयोजक है? तो ये बेसिकली संयोजक है एनेलिडा और ऑर्थोपोडा का संयोजक है पेरिपेटस। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो ये संयोजक था बेसिकली सरीसृपों व पक्षियों का। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, हाल फिलहाल के एग्जाम में आया था, एसएससी सीजीएल में। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों और पक्षियों का संयोजक है ये। जो है नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो यह उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन जो है ना, ये कारक जो है जैव विकास के लिए जिम्मेवार है नव डार्विनवाद के अनुसार। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी ब्रिज ने किया है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो डार्विनवाद की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी विभिन्नताएं, इसकी कमी थी। ठीक है, इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं किया था। अगला कि प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं। ऑप्शंस को पढ़िए, हो सके तो वीडियो को रोक के खुद से कोशिश करिए कि इसमें से क्या ये आंसर होगा। तो सही जवाब होगा कि जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन के बारे में यही जो है बेसिकली योग्यतम सदस्य होते हैं जो वातावरण के अनुसार अनुकूल की सबसे अधिक क्षमता जिनके पास होती है, मतलब जैसा सिचुएशन वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। तो यह डार्विनवाद से संबंध है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित से। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो उत्परिवर्तन, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है उत्परिवर्तन।
जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसको बोला जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे तो अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रकृति का एक नियम भी होता है, इस चीज़ को समझना है आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो नाम ही है जेनेटिक, इसमें बेसिकली यूज़ होता है जो है प्लास्मिड का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तभी बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ, इसका जो है मेन कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। अधि रक्तस्राव होता है, तो रक्तस्राव जो है ना, ब्लड से रिलेटेड जो ये बीमारी होती है, स्पेशली ये अनुवांशिक एक तरह का बीमारी होता है, एक अनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, जीवन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो जीवन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को ही बोला जाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है ल्यूकेमिया, ये एक ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी में ये WBC जो होता है ना, वाइट ब्लड सेल, ये बढ़ने लगता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होने लगती है ल्यूकेमिया के कैंसर में। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, जो सबको देता है, डोनर, जो सबको ब्लड दे सकता है? तो कौन दे सकता है? तो O ग्रुप जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, और AB जो होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें बेसिकली यूज होता है फ्लोरेसेंट पाउडर का। अंगुलियों के निशान, जैसे आप देखते हो कि मूवी वगैरह में कि कोई अगर कोई चीज़ हथियार यूज करता है तो फिर उसको ले जाया जाता है, फिंगरप्रिंट निकाला जाता है, तो इसी की सहायता से, फ्लोरेसेंट पाउडर की सहायता से निकाला जाता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलासीमिया जो है प्रभावित करती है किसको? ब्लड को, खून को। एलोसैम होते हैं, तो एलोसैम बेसिकली ये क्या है? ये एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? तो ये सभी हो जाएंगे, हीमोफीलिया, सिकुल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब ब्लड से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए, ब्लड ग्रुप वाला सारा क्वेश्चंस मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, मान लीजिए माँ का A है, AB है, और पिता का O है, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, A होगा नहीं तो B होगा, या तो A होगा नहीं तो B होगा। यानी आप समझ गए कि AB और O जब मिलते हैं तो या तो A होगा नहीं तो B होगा, O का इसमें कोई रोल नहीं होगा, वो हट जाएगा अपने आप। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चंस को, इसका एक लॉजिक होता है पकड़ने का, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया कि रक्त समूह, मान लीजिए O की माता का बच्चा का रक्त समूह O है, तो बच्चे का पिता का जो है रक्त समूह क्या होगा? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो है, और उसका जो बच्चा पैदा हुआ है उसका भी ब्लड ग्रुप वो है, तो पिता का भी क्या होगा? तो ऑब्वियसली है कि पिता का भी जो है वो O ही होगा। माँ का O, पिता का O, तभी बच्चे का O ब्लड ग्रुप होगा। अगला है कि यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो अभी मैंने याद करवाया, ये तो सेम चीज़ वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे माता और पिता को मेंशन कर दिया है, तो अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे O खत्म हो जाएगा, A और B ही रहेगा, तो A और B इसका सही जवाब होगा। अगला है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणवीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो इससे पता लगाया जा सकता है शिशु का, जो भ्रूण में होते हैं ना, पेट में बच्चे होते हैं, उनका भी लिंग निर्धारण, ये सब, लेकिन ये गैर कानूनी है, लेकिन इसको किया जा सकता है बार पिंड से। ठीक है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ग्रेगर मेंडल, नाम सुना होगा आपने जिन्होंने मटर पे रिसर्च किया था।
तो ऑस्ट्रिया के थे ये, ग्रेगर मेंडल। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है छोटा सा। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? तो सही जवाब होगा त्वचा का रंग। मनुष्य का जो लक्षण है त्वचा का रंग, इसकी वंशागति के लिए एक से अधिक जीन की जोड़ियां काम करती हैं। इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? तो अगर उसका गुणसूत्र होगा XXY यानी कि XXY तो होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वे जीन जो Y गुणसूत्र से जो है असमजात खंड में होते हैं उन्हें वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बेसिकली होलैंड्रिक इसका सही जवाब होगा। अगला है कि हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित किस जीनोटाइप से उद्धारित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी AS, इसका सही जवाब होगा। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण अनुवांशिकी नहीं हो सकता है? तो ये इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये वांशिकी नहीं हो सकता, अनुवांशिकी नहीं हो सकता। अनुवांशिकी का मतलब दादा का पिता में, पिता का बच्चे में, उसको जेनेटिक्स से अनुवांशिकी बोलते हैं। ये सब अनुवांशिकी से संबंधित है, लेकिन इन्फ्लुएंजा ये तो वायरस से होता है बेसिकली। अगला कि लक्षण जिनमें जीन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। तो बेसिकली इनको जो है बोला जाता है लिंग सहलग्न, जो जीन्स X गुणसूत्र पे होते हैं। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप्स। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जीव में प्रदर्शित जो लक्षण होते हैं उसको फिनोटाइप्स बोलते हैं। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो क्या होता है? डाउन्स सिंड्रोम, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। टर्नर सिंड्रोम का कारण है, तो इसका जो रीजन है वो है लिंग सूत्र एन्यूप्लाइडी। टर्नर सिंड्रोम का ये कारण है। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे, तो इसके खोजकर्ता थे मॉर्गन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला कि बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? तो ये नियंत्रण करता है बेसिकली ब्लड ग्रुप का, रुधिर वर्ग जिसको बोलते हैं। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों की लिंग की जांच के लिए जो है लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये संबंधित है X गुणसूत्र से, ठीक है। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, तो प्रथम उपयोगकर्ता थे क्रोमोसोम शब्द के, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। वाल्डेयर इसका सही जवाब होगा। एलिस्का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो अर्धसूत्रण में होता है एलिस्का पृथक्करण। एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं, इसमें क्या उपस्थित होता है? बेसिकली एंटीबॉडीज उपस्थित होता है। एंटी सीरम एक सीरम है, उसमें क्या होता है? तो एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। चलिए अगला कि फिनाइल क्यूटोनूरिया नामक रोग में क्या होता है? बेसिकली इसमें बेसिकली उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है, तो ये बीमारी होता है फिनाइल कीटोनूरिया। रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है? ये भी एक बीमारी है रंजकहीनता। तो ये एंजाइम अगर कम हो जाए हमारे बॉडी में, टाइरोसिनेज के कमी के चलते होता है। एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है, किस सिचुएशन में? तो सिचुएशन है कि X गुणसूत्र पर और सुप्त होता है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है, ये तो आपको पता होगा, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लगभग 7th-8th क्लास में ही पढ़े थे हम लोग। तो इसमें बेसिकली जो होता है ये होता है 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग सूत्र, ठीक है। बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? तो अगर सिंपल सी बात है, बी वाला रोगी है
तो इसको दो ही लोग ब्लड दे सकते हैं, एक तो बी होगा तो बी दे देगा, और एक होता है ना जो ओ सबको दे देता है, यानी कि बी और ओ कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं आप, बी ओ या ओ और बी, यही है ना ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से कुछ अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, तो आनुवांशिक लक्षणों के जो जीन समूह होते हैं उनको बेसिकली बोला जाता है जीनोटाइप्स। लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है, तो ये विधि है बेसिकली पुत्र माता और पुत्रियों के पिता समान हो। ठीक है, लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है कि पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो। अब क्वेश्चन है कि पिता ए रुधिर वर्ग का और माता बी वर्ग की है, तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मतलब पिता के पास ए है ब्लड ग्रुप और माता के पास बी है, तो बच्चों के पास क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगे अब क्या हो सकता है, ए और बी है, क्या क्या सिचुएशन बन सकता है, तो देखिए बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं, या तो ए भी हो सकता है, नहीं तो बी भी हो सकता है, नहीं तो ए बी भी हो सकता है, और एक ओ जो है इसका भी केस बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, सब होगा, सब ऑप्शंस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों लिखा है, यानी कि कहीं ए और बी यहाँ पे कर देता तो हो जाता, ये सब हो जाएंगे, चारों ये कंडीशन हो जाएंगे। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हीट्रोजाइगस हैं, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो रोग है, दो बीमारी है, बच्चे पैदा होंगे तो 50-50 का मामला हो जाएगा, 50%। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान है, खच्चर ये बेसिकली क्रॉस होता है, तो इसमें जो है एक होता है घोड़ा होता है और एक गधा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करा के तब खच्चर बनता है। घोड़ी बोल सकते हो, घोड़ा नहीं, घोड़ी और गधे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है, तो लिंग संलग्न नहीं ये पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकिल एनीमिया इसका सही जवाब होगा। रंजकहीनता पाई जाती है मानव की, तो मानव की पूछा है, तो मानव की लगभग ये जो है सभी प्रजातियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो क्या होगा, तो जब दोनों रंजकहीन ही हो जाएंगे तो सब संतानें रंजकहीन होंगी। ठीक है, यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इसकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती हैं तो स्त्री है, तो यहाँ पे स्त्री है पूछा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्री है, हीट्रोजाइगस सामान्य है वो। ठीक है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, ब्लड ग्रुप जो है वो किस पे डिपेंड होता है, तो देखिए बेसिकली ब्लड ग्रुप जो है वो डिपेंड होता है कि हमारे अंदर जो है जीन्स कैसे हैं, हमारे व्यक्तियों में उपस्थित जीन्स पर ये डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप। ऑटोसोम होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। मानव में भ्रात यमज तब बनते हैं जब, इसका भी सिचुएशन ये है कि दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन हो जाता है, वहीं ट्विंस की बात हो रही है, जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं, तो ये सिचुएशन है कि जब दो अंडाणु लगभग एक ही समय निषेचित हो जाते हैं तब उस सिचुएशन में जो है ट्विंस बनते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से इतना लंबा चौड़ा देगा लेकिन आपको ये वाला याद रखना है। दो अंडाणु, एक वर्णांध पिता सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हीट्रोजाइगस माता की पुत्री से होता है, तो इनके बच्चे कैसे होंगे, तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध पुत्र, ये सब सिचुएशन हो सकता है, सब सामान्य होंगे नहीं तो कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध पुत्र होंगे इस सिचुएशन में। अगला कि कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कहीं कोई नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीज़न, आप देखते होंगे बहुत सारे लड़कियां ही होती रहती हैं, उनको कोई लड़का नहीं होता है, तो ये सब साइंस का आप दिमाग अपना लगा के सोच सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न एकमात्र ही है कि संयोग से केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडुओं में
जो है संश्लेषण करते हैं, केवल एक्स गुणसूत्र वाले। जैसे आपको पढ़े होंगे कि पुरुष में जो है एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। तो एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की पैदा होती है, वाई और एक्स मिलता है तो एक्स वाई लड़का पैदा होता है। तो केवल इनकी एक्स गुणसूत्र वाले ही अंडाणुओं का निषेचन हो रहा है महिला में, तभी केवल लड़की ही पैदा हो रही है, वाई वाला नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी हो जाते हैं बायोलॉजी के। मंगोली जड़ना यानी कि डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है? तो सही जवाब होगा इसका 46 के बजाय 47 गुणसूत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? तो परिस्थिति क्या हो सकता है? यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है। यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है कि ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकता है? जिसके पास ए है, ए ब्लड ग्रुप। इसका भी मैंने तरीका सिखाया था, बी वाले पे मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल देके। ए में भी सेम कंडीशन है, या तो ए को दे सकता है, नहीं तो ओ को दे सकता है, यानी ए एवं ओ। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराओं में एंटीजन ए एवं बी हैं तो इसके सीरम में होंगे। तो जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है कि भ्रूण में एरिथ्रो जो है ब्लास्टोसिस फैटिलस रोग किसके कारण हो सकता है? तो किसके कारण हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा है। इसके पीछे रीज़न है लाल रुधिराओं के अभिलेषण द्वारा। ठीक है, अभिश्लेषण द्वारा। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है? तो भारतीय व्यक्तियों में पूछा है, भारतीय जनता में तो लगभग ये 95% होता है आरएच तत्व। वर्णांधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियां इसका सही जवाब होगा। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? इसका पता जो है बेसिकली लगाया था स्टैनले मिलर ने। ठीक है, ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होती हैं, या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? इनका संबंध बेसिकली होता है लाल रुधिराणुओं से। इनमें से कौन सा मानव एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? तो प्रबल आनुवांशिक लक्षण है RH+। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता रक्त दे सकते हैं? तो ओ है तो ओ को तो ओ ही दे सकता है, केवल ओ इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ब्लड ग्रुप वाला कोई भी क्वेश्चन मिस करोगे। मन करेगा तो वीडियो को दोबारा देखना, और जीएस का जो मैं प्लेलिस्ट आपको बता रहा हूँ उसमें जाके और बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं साइंस का, उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देखिएगा। वंशागति इकाई है, वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई बेसिकली जीन होता है। नेक्स्ट है कि मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या होती है। तो अभी मैंने ये बताया था इनकी संख्या कुल जो है बेसिकली 22 जोड़ी होती है। समान अथवा जो है मोनोजाइगोटिक यमस बनते हैं। तो इसके पीछे सिचुएशन बनता है कि जब जाइगोट के प्रथम विदलन से बनी संतति कोशाएं परस्पर पृथक हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसार में मानव आबादियों में XY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है लगभग। तो पुरुष और मानव जो होंगे इनका रेशियो तो सेम होगा ना, 1:1 ही होगा। ठीक है, 1:1 ही होगा ये। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? इसको समझना जरूरी है। बेसिकली किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ये बेसिकली ए बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव में अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं। तो मानव में अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं X गुणसूत्र में। नेक्स्ट है कि मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया ना XY और XX। तो ये Y जो है यही डिसाइड करता है, मतलब पिता कहने का मतलब आप बता सकते हो यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पिता के लिंग गुणसूत्र से ये डिसाइड होता है। ऑर्किडेक्टोमी में किसे काटकर हटा देते हैं? तो इसमें बेसिकली जो है ब्रिक होते हैं ना, इसको काट के हटा देते हैं।
बार बॉडी कहाँ होता है? तो ये बेसिकली होता है स्त्री के दैहिक कोशिकाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे होंगे। तो वर्णांध है तो बेसिकली जो है ये वर्णांध पुत्र या वाहक पुत्रियाँ होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? देखिए वर्णांध बार बार आ रहा है। वर्णांध का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग, जो रंग को नहीं पहचान पाते हैं उन्हें वर्णांध रोगी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिए। वर्णांध रोगी जो है बेसिकली लाल एवं हरे रंग नहीं पहचान पाते हैं, लगता है कि वो दोनों एक ही जैसा है। कौन से जिन परिभाषिक शब्द का उपयोग अनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों के लिए किया जो है कारकों के लिए जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एलिल्स। एलिल्स इसका सही जवाब होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया? अब ये क्वेश्चन है, तो क्यों किया इसके पीछे रीजन है कि मटर के पौधे प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? तो ये लक्षण है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, इसका सही जवाब होगा। जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है बेसिकली बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोगों की एक उत्कृष्ट उदाहरण। तो उत्कृष्ट उदाहरण है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, इसके उत्कृष्ट एग्जाम्पल है इसका। प्राण घातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज, ये जो है प्राण घातक उत्परिवर्तन में इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है। अगला एक लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया, भी मैंने आपको बताया था। उत्परिवर्तन किस में होते हैं? तो ये बेसिकली होता है सिंस्ट्रॉन्स में उत्परिवर्तन होता है। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, तो एक्सॉन्स में डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं। अगला है कि वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल में एग्जाम में आया हुआ है। यूटीएक्स इसका नाम है, यूटीएक्स, ये मास्टर जीन है, ये अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अगला कि ओपेरोन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे एफ जैकोब एवं जे मोनाइड। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बारबरा मैक्लिनटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। कुछ वायरस जैसे कि एचआईवी में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है, इस प्रकार के संश्लेषण को परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो इनका नाम है बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला है कि दूत आरएनए में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है, तो राइबोसोम पर इसका सही जवाब होगा। अगला है क्षारक अनुक्रम ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो उस अमीनो अम्ल का नाम है फिनाइल एलानीन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं, इसे बोलते हैं कोडान, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आरएनए के रूप में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनुवाद। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि क्वेश्चंस आसान नहीं होंगे, पहली बार आप पढ़ रहे हो इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है। इसको दोबारा वीडियो को देखोगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इससे क्वेश्चंस आएंगे पक्का एकदम। अगला है आरएनए के रूप में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, जस्ट उसके उल्टा है। ठीक है, समझ गए ना? अगर आरएनए को अनुवांशिक सूचना में बदला जाएगा तो उसको अनुवाद, और अनुवांशिक सूचना को डीएनए, अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह होगा तो अनुलेखन होगा। नेक्स्ट है
अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। तो अभी तो मैंने बताया था ना इसको, अनुलेखन इसका सही जवाब होगा। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो स्मिथ और नाथन्स ने जो है बेसिकली प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी। अगला कि प्लाज्मिड होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं प्लाज्मिड? ये बेसिकली जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो इसका जो है उपयोग होता है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का यूज होता है। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम बनता है तो इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए व प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो ये रेखीय क्रम में पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। अगला है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था इन्हें नोबेल प्राइज। जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द को दिया था जो है W.L. जोहानसन ने जीन शब्द को दिया था। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता था? तो इस कवक का नाम है न्यूस्पोरा। ठीक है। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। तो एक्सॉन्स में जो है इसकी संकेत सूचनाएं होती हैं। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था वह था, तो उन्होंने यूज किया था बेसिकली, ये भी मैंने बताया था, गार्डन पी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला कि सबसे पहले एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरणा किसने दिया था? तो ये दिया था मुलर ने। सबसे पहले एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण जो है किया था। अगला कि जीन क्रिया नियमन की ओपेरॉन धारणा किसने दिया था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जैकवा एवं मोनो ने। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना था मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन याद करिए, मैंने शुरू में बताया था, फिर से क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं इसको। निएंडरथल इसका सही जवाब होगा। भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदि मानव से संबंधित हैं? तो शिवालिक, अब देखिए शिव है, भगवान है एक, और इसका आंसर भी भगवान वाला ही होगा, उसमें राम होगा, तो रामापिथेकस। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप वही है, ये भी मैंने बताया था, अफ्रीका इसका सही जवाब होगा। अगला कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला था। याद करिए, क्वेश्चन शुरू में मैंने किया था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो इसका मैंने आंसर बताया था, क्रो मैग्नॉन इसका सही जवाब होगा। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है, मानव की उत्पत्ति, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लायोशीन युग में हुई थी। और जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? देखिए, मानव और जीवन इन दोनों में अंतर है। जीवन पूछेगा तो आपको बताना है जो है प्रीकैम्ब्रियन। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के लिए सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का, तो ये बनाते हैं बेसिकली जीन पूल। नेक्स्ट है, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। इसका महत्व है अनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होता है जिनमें प्रजनन होता है, किसके द्वारा? तो ज़्यादा जो है विकास और परिवर्तन देखने को मिलता है जब ये जनन होता है लैंगिक जनन द्वारा, जैसे मानव वगैरह होते हैं। उत्परिवर्तनों का कारण है, तो इसके पीछे रीजन है जीन में आकस्मिक परिवर्तन। ठीक है।
भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जो है वान वेयर ने भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत को दिया था। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो डी ब्रिज ने किया था उत्परिवर्तन का प्रतिपादन। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो ये कमी था विभिन्नताएं। याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रोमोसोम बनते हैं, अभी मैंने आपको याद करवाया क्रोमोसोम किससे बनते हैं? तो न्यूक्लियो जो है इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियो प्रोटीन से। नेक्स्ट है कि एक स्वरागित फसल है, इनमें से कौन है स्वरागित? तो धान जो है ना ये स्वरागित फसल है। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था बीजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष आपको पता होगा किससे संबंधित है, करंट अफेयर्स में ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से, ठीक है। इसमें 7 तरह के टीके लगाए जाते हैं। ओंकोजिन संबंधित है, तो ये कैंसर से संबंधित है, कैंसर कर्क रोग जिसको बोलते हैं कैंसर को हिंदी में। अगला कि तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये है बेसिकली आयनीय विकिरण, इससे कैंसर भी होता है, इससे कैंसर ठीक भी होता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उसको बोला जाता है बेसिकली पैडेमिक, ठीक है। टाइफाइड तथा कालरा किसका एग्जाम्पल है? तो ये बेसिकली जो है जलजन्य रोग हैं, ये वाटर वगैरह से होते हैं। मलेरिया रोग प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो कुनैन जो है ये किससे बनता है? पढ़े होंगे आप लोग, सिनकोना के छाल से बनता है कुनैन, मलेरिया में यूज होता है इसका। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है? ब्लड कैंसर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। ब्लड कैंसर में यूज होता है फॉस्फोरस 32 का। अगला कि संरक्षा संस्था है, ये संस्था बेसिकली बनाया गया है जो है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना के लिए, बेंगलुरु में ये स्थित है। इबोला है, एक नाम सुना होगा आपने इबोला वायरस का, बहुत खतरनाक ये वायरस, अभी मैंने बोल दिया, तो यानी कि प्राणघातक वायरस विषाणु। मीन माता जो रोग है किस धातु के हानिकारक मात्रा के कारण होती है? तो मीन माता जो है मरकरी से होता है, पारा से, पारा जिसका संकेत Hg और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है जिसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो इसमें 3 तरह के रोगों से बचाने के लिए, जिसमें ये होता है रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। अगला है डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंगू से तो अचानक तेजी से कम होने लगता है प्लेटलेट्स, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन होता है? तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने ये जनक है इम्यूनोलॉजी के। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो ये है जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला ये कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो उनको बेसिकली एक तरह का बीमारी हो जाता है, उसको बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। अगला ये कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था बैटिंग बेस्ट ने। अगला है सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? तो आपने पढ़ा होगा यूवी रे जो होता है ना, अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य पूछा है यहाँ पे, लिक्विड। तो धूम्रपान, तो ये तो धुआं वाला चीज हो गया, बाकी ये सब लिक्विड में आ जाएगा। LSD के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हाफमैन जो है ये LSD के प्रवर्तक थे। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? योग की बात आ गई तो योग से तो एक ही टर्म जुड़ा है, महर्षि पतंजलि का। नेक्स्ट है किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक होता है।
ये होता है बेसिकली मिथाइल अल्कोहल। आप लोग खबरों में पढ़ते होंगे कि शराब पीने से मौत, तो बेसिकली क्या होता है कि उस शराब में मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है, इसी चलते मौत हो जाती है। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, तो ये बेसिकली क्या है, ये कहा गया है जो है पैरानोया को। ठीक है, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? पागल, तो ये इसको साइकोसिस, इसको पागल भी बोला जाता है। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये रेलवे और एसएससी में पूछा गया है। इटाई, ये अगर हमारे बॉडी में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए ना तो इटाई रोग होता है। एंटीजन का मुख्य गुण होता है, इसका गुण बताना है यहाँ पे, प्रॉपर्टी। तो एंटीजन जो है बेसिकली ये क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रेरित करता है। ये जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वे रोगी होते हैं, ये रोगी होते हैं रिकेट्स का। देखिए एक वीडियो मैंने विटामिन पे अभी कल ही बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, 30 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने पूरा विटामिन कंप्लीट चैप्टर ही पूरा पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी उसमें मैंने करा रखे हैं, वो भी आपको जीएस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो 2-3 वीडियोस पीछे उसे भी देखिए। डेली मेरा प्रयास रहता है 2 से 3 वीडियोज़ बनाऊँ, तो उसे आप देखिए। एक तो सुबह में डेली 6 बजे करंट अफेयर्स आता है, बाकी एक दिन भर में और एक्स्ट्रा वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ जीएस का, चाहे वो आपका साइंस से रिलेटेड हो, नहीं तो आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी एक से। अगला कि जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? जयपुरी पैर, तो डॉक्टर सेठी ने किया था जयपुरी पैर का आविष्कार। कैंसर संबंधित है, तो ये बेसिकली बीमारी होता है, इसमें ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि होती है, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं ना, वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो सुअर से एक खतरनाक बीमारी होता है, वह है जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसीलिए सुअरों को मानव के रिहायशी क्षेत्र से दूर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है? कीटवाहित रोग, तो बेरी जो है कीटवाहित रोग नहीं है, बेसिकली बेरी आपने पढ़ा होगा, विटामिन बी की कमी से होता है ये। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये आपका होमवर्क है, सभी लोग वीडियो को लाइक करना और जरूर इसे शेयर करिएगा, और जितने भी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उन्हें भी आप देखिएगा। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा जो है कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? मतलब देखिए बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है और मक्खियों से फैलता है, कौन बीमारी है ये? आपके पास ऑप्शन है कुकुर खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, चेचक। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करिएगा। और फिजिक्स का जो 200 क्वेश्चंस का है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगला वीडियो केमिस्ट्री का भी मैं 200 क्वेश्चंस का बना दूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन्हें भी देख के आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।